नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज भोर की बात में। आज की बात में हमारी आपकी बातचीत अगले 20-25 मिनट तक जारी रहेगी। आपको बता दूं कि लखनऊ में मौसम बिल्कुल बदल गया है और आई थिंक कि लखनऊ ही नहीं, उत्तर भारत के कई इलाकों में मौसम बदल गया है। आपको पता है पिछले 24 घंटों से कई जगह बारिश हुई है। गुजरात में बारिश हुई, मध्य प्रदेश में बारिश हुई है, दिल्ली NCR में बारिश हुई है, हिमाचल में बारिश हुई है, उत्तराखंड में बारिश हुई है। और बारिश का ये आलम अगर मौसम विभाग की माने तो अगले 3-4 दिनों तक जारी रहेगी। अभी अगर लखनऊ की बात करें तो हम आपको दिखाएंगे, इसी वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरह से मौसम बदला हुआ है। और बिल्कुल यहाँ कोहरा छाया हुआ है। तापमान की बात करें तो तापमान 15 न्यूनतम और 23 अधिकतम रिकॉर्ड किया गया है। तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल लग रहा है जैसे कि दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक का मौसम आ गया है, जब कोहरे के आगोश में पूरा शहर जो है वो डूब जाता है। और अभी 8 बज चुके हैं, 8:05 6 मिनट हो चुके हैं। बावजूद इसके कोहरा इतना ज़्यादा है कि 50 मीटर से ज़्यादा, 60 मीटर से ज़्यादा की विजिबिलिटी नहीं है। तो कोहरे की वजह मानी जा रही है कि जो बारिश हुई है, जो वातावरण में नमी आई है, उसकी वजह से तापमान गिरा है और तापमान गिरने से जो है ये कोहरा हुआ है। अगर मौसम विभाग की माने तो अगले 3-4 दिनों तक ये मौसम बना रहेगा। उत्तराखंड में बारिश के आसार हैं, बर्फबारी के आसार हैं, हिमाचल में भी बर्फबारी होगी, जम्मू कश्मीर में तो खैर हो ही रही है। और दिल्ली में भी कल शाम को दिल्ली NCR में हल्की बारिश हुई है और उम्मीद है कि बारिश का सिलसिला ये अभी भी जारी रहेगा। तो बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा। जाहिर सी बात है मौसम ने करवट बदल ली है, मौसम बिल्कुल बदल चुका है। और जो बारिश के चलते जो जान माल का नुकसान हुआ है, जो अखबारों की रिपोर्ट है उसके हिसाब से गुजरात में अकेले बरसात और वर्षा जनित कारणों से जो है 27 लोगों की जान गई है। मध्य प्रदेश में 4 और गुजरात में 27 की जान गई है। PTI से खबर है या नवभारत टाइम्स में कि मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर बारिश के बाद पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। और गुजरात में रविवार को हुई बेमौसम बारिश और बिजली गिरने के कारण अलग अलग घटनाओं में 27 लोगों की जान गई है। दिल्ली में भी शाम को 6:30 बजे बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश हुई। शाम को हुई बारिश के साथ चल रही ठंडी हवाओं में लोगों को ताजगी महसूस हुई। कई जगहों पर जो मानक है हवा का PQI वो थोड़ा कम हुआ है। और लखनऊ में सोमवार को दिन भर बदली छाई रही। खुलकर धूप नहीं निकलने से धुंध की स्थिति बनी रही। और कल सूरज के दर्शन नहीं हुए थे लखनऊ में, और मुझे लगता है कि आज भी दर्शन नहीं होंगे। अभी थोड़ी थोड़ी हवा भी चलनी शुरू हो गई है, जिससे ठंड हो गई है। आप देख सकते हैं कि मैंने फुल स्वेटर पहना हुआ है और अब तक मैं हाफ स्वेटर पहन रहा था। और इसके पहले अगर आप मेरा चैनल देखें तो मैंने 2 मिनट का लाइव भी किया है अपनी छत पर से, जो मौसम है, मौसम को देखते हुए। तो आप जो है उसको देख लीजिएगा। और मौसम ठंड का शुरू है तो ज़रा सा बचा के रहिएगा आप लोग, क्योंकि बदलते हुए मौसम में जो है तमाम तरह की परेशानियां, दिक्कतें हो सकती हैं, खासकर बच्चों को हो सकती हैं। तो बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो उनको पूरे कपड़े पहना कर भेजें, नाक कान ढक के भेजें। और आप लोग भी खुद अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो पूरे कपड़े लगा कर, गर्म कपड़े पहन कर जाएँ। और अब तो अगले 2-3 महीने तक सर्दी का ही आलम बना रहेगा। कम से कम बात करें अगर 15 जनवरी तक, यानी खिचड़ी तक, मकर संक्रांति तक, तो मौसम ऐसा ही बना रहेगा। मौसम का मज़ा लीजिए उत्तर भारत में अगर आप रहते हैं तो चलिए बढ़ते हैं, मौसम से आगे बढ़ते हैं। ज़रा थोड़ा सा उत्तराखंड चलते हैं। उत्तराखंड में जो टनल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उत्तराखंड टनल रेस्क्यू ऑपरेशन, उसमें जो है वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हुई थी, कल मैंने आपको बताया था। तो वर्टिकल ड्रिलिंग भी जो है करीब 36 मीटर पहुँच गई है। और 16वां दिन है ये रेस्क्यू ऑपरेशन का। और ऑगर मशीन जो फंस गई थी, उसके जो कुछ टुकड़े फंस गए थे ब्लेड के, वो भी निकाल लिए गए हैं। और उसके बाद 2 तरह से खुदाई हो रही है, एक वर्टिकल हो रही है, एक हॉरिजॉन्टल हो रही है। हॉरिजॉन्टल में ही ऑगर मशीन जो 25 टन की मशीन है, अमेरिकन ऑगर मशीन, उसके ब्लेड टूट गए थे, तो उसको निकाला जा रहा है। और वहाँ पे अब जो है रैटल जो हैं ड्रिलर्स हैं, उनको बुलाया गया है। 6 ऐसे लगे हैं जो कि कम जगह में अंदर जाकर मैनुअल खुदाई कर रहे हैं, अगर हम उसकी बात करें तो, हॉरिजॉन्टल की बात करें तो। और ऊपर से जो है वर्टिकल ड्रिलिंग भी हो रही है, वो 36 मीटर पहुंच गई है अभी, और 10 मीटर करीब और होनी है बता रहे हैं। और इसके बाद जो है
हाथ से खोदने में महारत रखने वाले रैट माइनर्स को बुलाया गया है। अब बता रहे हैं कि सुरंग के सिलकियारा छोर से 25 टन वजनी अमेरिकी ऑगर मशीन के जरिए चल रही हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में ताज़ा अवरोध शुक्रवार की शाम आया था, जब उसके ब्लेड मलबे में फंस गए थे। मशीन टूटने के बाद वैकल्पिक रास्ता तैयार करने के लिए रविवार को सुरंग के ऊपर से नीचे की ओर वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई। वर्टिकल ड्रिलिंग सोमवार को 36 मीटर पहुंच गई। मजदूरों तक पहुंचने के लिए 86 मीटर ड्रिलिंग की जाएगी और इसमें 4 दिन का समय लगेगा। इसके तहत 1.20 व्यास के पाइपों को सुरंग के टॉप से नीचे की ओर डाला जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह ऑपरेशन सफल होगा। 2-3 तरीकों पर साथ साथ काम किया जा रहा है। वर्टिकल, हाथ से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, ये 2 तरीके हैं जिन पर इस समय ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। सुरंग के बारकोड छोर से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जैसे अन्य विकल्पों पर भी काम किया जा रहा है। माइक्रो टनलिंग विशेषज्ञ क्रिस कूपर ने बताया कि हमें 10 मीटर हाथ से सुरंग बनाने का काम करना है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि ज़मीन कैसा व्यवहार करती है। तो बड़ी मुश्किल है और ये मुश्किल से जूझ कर उन्हें बचाना है। आज किसी भी तरह से अगले कुछ दिनों में उनको निकाला जाए। और इस बीच जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्रधान सचिव हैं पीके मिश्रा साहब, वहाँ भी वो पहुँचे हुए थे। मोदी साहब ने भी हैदराबाद में कहा है कि उत्तरकाशी सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके बावजूद सरकार उन्हें सकुशल बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी जी यहाँ कोटि दीपोत्सव समारोह में मजदूरों की सलामती के लिए प्रार्थना भी की। तो दीपोत्सव समारोह साउथ में हुआ, आपको पता है। कल बनारस में भी देव दीपावली मनाई गई बड़े धूमधाम से। 21 लाख दीप जलाए गए और लोक कल्याण की कामना की गई। कार्तिक पूर्णिमा था कल। माना जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था और ये उनका पहला अवतार था, इसीलिए जो है इसको मनाया जाता है। साथ ही साथ जो है कार्तिक का महीना जो है बड़ा पवित्र माना जाता है। तो एक खबर और है छोटी सी, मैं जल्दी से पढ़ के बता देता हूँ। यूएस में गुरुद्वारे में भारतीय राजदूत से धक्का मुक्की हुई है और अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत संधू के साथ अलगाववादी तत्वों द्वारा धक्का मुक्की करने का मामला सामने आया है। यह घटना गुरु पर्व था, कल गुरु नानक जयंती भी थी, आपको पता ही है। गुरु पर्व पर न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड के एक गुरुद्वारे में हुई। संधू यहाँ अरदास करने आए थे। हालांकि सिख समुदाय के सदस्यों ने अलगाववादियों को गुरुद्वारे से बाहर खदेड़ दिया। तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है इसके बारे में। और ये जो अवधता हुई उसका वीडियो भी बता रहे हैं कि वायरल हुआ है। चलिए आते हैं अब पॉलिटिकल खबर पे। पॉलिटिकल खबर ये है कि कल चेन्नई में हमारे अखिलेश भैया गए हुए थे। जी हाँ, अखिलेश यादव जी गए हुए थे वहाँ। और वहाँ जो है प्रेसिडेंसी कॉलेज है और प्रेसिडेंसी कॉलेज में विश्वनाथ प्रताप सिंह वीपी सिंह, जो 2 दिसंबर 1989 की उनकी सरकार बनी थी और सरकार बनने के बाद 1990 में वो उनकी आई थी, वो उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया था। और मंडल कमीशन लागू होने के बाद क्या हुआ ये आपको पता है अच्छी तरह से, कितना हिंसा हुआ, क्या हुआ। 27% आरक्षण वो पिछड़ों को लेकर आए थे और उसके बाद से भारतीय राजनीति जो है मंडल और कमंडल में बदल गई थी। बाद में कमंडल हावी हुई, लेकिन मंडल का जो है वो भूत बना रहा, मरा नहीं वो, और वो अभी तक ज़िंदा है। और इन दिनों खासकर इस साल जो है 2023 में कुछ ज़्यादा ही अब वो उछल कूद करना शुरू कर दिया है उसने, जब से बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सामने आई है। तो अब सवाल ये उठता है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है उनकी मूर्ति वहाँ क्यों लगाई गई। प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास या चेन्नई कह लीजिए, में चेन्नई में, और उसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह गए। डीएमके के नेता और संस्थापक करुणानिधि के बेटे हैं एमके स्टालिन, जो चीफ मिनिस्टर हैं इस समय, और कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन भी है। और लेकिन कांग्रेस के किसी नेता को इसमें नहीं बुलाया गया और इसमें जो है अखिलेश यादव को बुलाया गया। वहाँ गए, अखिलेश यादव गए थे। माना ये जाता है
कि अखिलेश यादव और के पिता नेताजी यानी मतलब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और स्वर्गीय करुणानिधि करुणानिधि दोनों गहरे दोस्त थे। तो दोस्ती की उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव को चेन्नई बुलाया गया। लेकिन जो राजनीतिक पंडित हैं वो इसके कुछ दूसरे मायने भी निकाल रहे हैं। दूसरा मायना ये है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच, कम से कम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता तो नहीं, आला कमान तो नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने जिसको अध्यक्ष बनाया है अजय राय को, तो अजय राय के बयान अक्सर जो है उनके खिलाफ आए हुए हैं, अखिलेश यादव के खिलाफ या समाजवादी पार्टी के खिलाफ। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के कुछ प्रवक्ता जो हैं, जैसे राजीव राय हैं या और एक दो लोग हैं, वो भी कांग्रेस के प्रति काफ़ी मुखर हैं। तो एक तरह से माना ये जा रहा है कि जिस तरह का व्यवहार अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे में या सीट एडजस्टमेंट के बारे में किया गया, उसी तरह का व्यवहार अखिलेश यादव जो है कांग्रेस के साथ यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कर सकते हैं, संभावित है, आशंका है। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? पहली बात कि गठबंधन कितना मजबूत रहेगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, इस वीडियो में भी आपको बता रहा हूँ कि अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया, या मतलब अब वो उस फैसले को का पालन नहीं कर रहे हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसमें ये लिखा गया था कि कुछ सर्टेन जो एंकर हैं, टीवी एंकर्स हैं चैनल्स के, उनके प्रोग्राम में या उनके लाइव प्रोग्राम में जो है प्रवक्ता नहीं जाएंगे, इंडिया गठबंधन में जो दल शामिल है उनके प्रवक्ता। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस परंपरा को भी या इस बात को भी मानने से अब मना कर दिया है और उन्होंने कह दिया है कि भाई हमारे प्रवक्ता जो है वो सारे एंकरों के प्रोग्राम में, उनके लाइव डिबेट वगैरह में जाएंगे। तो एक तो ये, दूसरा कि अब रिज़ल्ट आने वाले हैं 3 तारीख को। अभी 30 तारीख को चुनाव होंगे, वहाँ वोटिंग होगी तेलंगाना में, और उसके बाद 3 दिसंबर को 5 राज्यों के विधानसभा के चुनावों के नतीजे सामने आएंगे। उन नतीजों में माना ये जा रहा है या समझा ये जा रहा है कि अगर कांग्रेस को ठीक ठाक कांग्रेस ने प्रदर्शन कर दिया, मान लीजिए 2 स्टेट या 3 स्टेट वो जीत जाती है, तो जाहिर सी बात है कि गठबंधन में उसकी एज हो जाएगी और तब वो अपने हिसाब से सीटों के बंटवारे पर या गठबंधन की नीतियों पर जो है अपने हिसाब से चलेगी। तो उस स्थिति में कौन कितना भाएगा, कितना नहीं भाएगा, किसको कितना अच्छा लगेगा, किसको कितना अच्छा नहीं लगेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो इसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि संभवतः एक तीसरा मोर्चा भी तैयार किया जा रहा है स्थानीय लेवल पे। जहाँ जहाँ कांग्रेस से बात नहीं बनेगी वहाँ ये तीसरा मोर्चा हो सकता है कि खड़ा हो या खड़ा करे अपने कैंडिडेट। तो क्या ये मीटिंग जो हुई है उनके स्टालिन और अखिलेश यादव की, तो क्या ये तीसरे मोर्चे की तैयारी है, या इस बात की आशंका भी बलवती हो रही है कि कांग्रेस की मनमानी को बाकी दल जो है इंडिया गठबंधन के वो मानने को तैयार नहीं होंगे, या कुछ विशेष छत्रप, चाहे वो तमिलनाडु के हों डीएमके या उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी, क्योंकि ये दोनों स्टेट्स में ये दोनों छत्रप काफ़ी मजबूत हैं, इनकी मजबूती से कोई इनकार नहीं कर सकता, इनकी दावेदारी से, मतलब बड़ी दावेदारी से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो क्या ये भी हो सकता है कि जो छत्रप मजबूत हैं वो कांग्रेस की शर्तों को मानने से इनकार कर दें, या कांग्रेस की शर्तों पर गठबंधन करने से इनकार कर दें, सीट शेयरिंग करने से इनकार कर दें? तो ऐसे भी कुछ स्टेट हैं, जैसे तमिलनाडु है और उत्तर प्रदेश है, दोनों में अच्छी खासी सीटें आपको पता ही है, 100 से ऊपर 80 सीट तो उत्तर प्रदेश में ही है। चेन्नई में भी की सीटों, अगर तमिलनाडु की सीटों को मिला दी जाए तो 100 से ऊपर ये सीट होती है। तो 100 सीटें काफ़ी फैक्टर रखती हैं, काफ़ी मायने रखती हैं, और इस बार चुनाव में, कम से कम लोकसभा के चुनाव में। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस से इतर एक मोर्चे बनाने की तैयारी हो रही है? क्योंकि अभी आप इस मोर्चे के संयोजक नीतीश कुमार की बात सुने
पिछले दिनों उनका बयान आया था बिहार में कि उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को तो फुर्सत ही नहीं है इस चुनाव से कि वो तीसरे मोर्चे की बात करे। तीसरे मोर्चे की कोई बैठक 1 महीने 1.5 महीने से नहीं हुई है, और इलेक्शन के बाद ये कब बैठेंगे आपस में, कब स्ट्रेटजी तैयार करेंगे, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा जब इलेक्शन के नतीजे आ जाएंगे, इन 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे। तो निश्चित रूप से गठबंधन की दावेदारी या गठबंधन के उम्मीदवारों या गठबंधन की सीट शेयरिंग या गठबंधन की पॉलिसी या गठबंधन के चेहरे को लेकर जो है ऊहापोह की स्थिति जारी है। तो इसी बारे में ये लिखा भी है नवभारत टाइम्स में कि स्टालिन को क्यों भाए यूपी के बीपी। तो अब बीपी सिंह और मुलायम सिंह यादव दोनों के बीच मतभेद ये सबको पता है, सियासी मतभेद थे। हालांकि मुलायम सिंह किसी से व्यक्तिगत मतभेद नहीं रखते थे, वो अपना हो या पराया हो, भाजपा हो या कोई भी दल हो, मुलायम सिंह नेताजी की एक खासियत रही है कि सबसे उनका संबंध अच्छा रहा है। लेकिन इनके बीपी सिंह और मुलायम सिंह यादव के बीच जो है सियासी मतभेद थे, ये सबको पता है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करके देश की सियासत को बदलने वाले बीपी कुर्सी से हटे तो सियासी मुफलिसी में ही जिए। ऐसे में उत्तर के बीपी सिंह को दक्षिण में यूं याद किए जाने के मायने तलाशने शुरू हो गए हैं। बीपी ने 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का रास्ता खोला था। इस फैसले के कारण उन्हें सामाजिक न्याय का मसीहा भी कहा गया। हालांकि मंडल मुद्दे से जन्मे सियासी दल हों या जातीय जनगणना की मांग पर हाँ से हाँ मिलाने वाला राष्ट्रीय दल हो, बीपी सिंह का नाम शायद ही कोई लेता है। के चेहरे हैं और जातीय जनगणना को लेकर मुखर हैं। स्टालिन विज्ञापनों में अखिलेश को भी जगह दी, जिससे आरक्षण के मुद्दे को सामाजिक न्याय के तौर पर पेश करने की रणनीति और प्रभावी हो। सियासी गलियारे में इसे कांग्रेस के लिए भी संदेश माना जा रहा है। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन है, लेकिन कांग्रेस सरकार से बाहर है। अखिलेश एमपी चुनाव विधानसभा चुनाव से ही कांग्रेस पर हमलावर हैं। आरोप है कि इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को तवज्जो न देने का है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर सबकी नज़र है। कांग्रेस के लिए नतीजे बेहतर रहे तो गठबंधन में सीटों की संख्या को लेकर वह दबाव बनाने की स्थिति में होगी, खराब रहे तो सहयोगों के लिए मौका बनेगा। लिहाजा जवाबी रणनीति के लिए भी समानांतर मंच सज रहे हैं, और कांग्रेस बगैर मोर्चा भी तैयार हो सकता है या तीसरा मोर्चा भी तैयार हो सकता है। तीसरा मोर्चा हो सकता है देश के लेवल का हो, तीसरा मोर्चा हो सकता है कि प्रदेश के लेवल का हो। जिन 2 प्रदेशों के नेता कल मिले हैं, बीपी सिंह की मूर्ति स्टैचू लगाने के बहाने इन दोनों प्रदेशों में इन दोनों पार्टियों के नेता काफ़ी मजबूत हैं, और इन दोनों जगहों पर कांग्रेस जो है डिपेंडेंट है क्षेत्रीय दलों पर। तो निश्चित रूप से इक्वेशंस जो हैं ये काफ़ी बदल रहे हैं और काफ़ी दिलचस्प हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी भी इस मूवमेंट को, इस डेवलपमेंट को बड़े करीब से देख रही होगी और सोच रही होगी कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं हो सकता है। तो ये है, मतलब ये आप मान के चलिए कि कांग्रेस का गठबंधन हो या क्षेत्रीय दलों का गठबंधन हो या कोई भी गठबंधन हो, भारतीय जनता पार्टी के राम मंदिर और धर्म या हिंदुत्व की काट जो है वो जाती ही होगी इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में। इतना तो ये तय हो गया है, आप ये मान के चलिए। और ये फैक्टर जो है कितना प्रभावित करता है हिंदुत्व के फैक्टर को, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी में भी इसको लेके थोड़ी सी परेशानी ज़रूर है, जातिगत जनगणना को लेके या जातिगत मुद्दे को लेके। हालांकि अगर हम बात करें तो अभी जो है 65% आरक्षण नीतीश कुमार जी ने बढ़ा दिया बिहार में, और इसको लेकर जो है कैबिनेट से उन्होंने पास भी कर दिया। अब उनके इस फैसले को बिहार के पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। छोटी सी खबर है लेकिन महत्वपूर्ण है, और आप सुन लीजिए। आपको ये भी पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आरक्षण किसी भी कीमत पर 50% से अधिक नहीं बढ़ेगा। तो इसको पढ़ लेता हूँ खबर, फिर आपसे बात करता हूँ कि बिहार में आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% करने के मामले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिका में इस पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। बिहार विधानमंडल ने हाल में ही एक संशोधन के जरिए पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एससी और एसटी के लिए आरक्षण को मौजूदा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था। 10% EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमज़ोर, अगर ये कोटा 10% इसको भी मिला दें तो ये टोटल आरक्षण 75% हो जाता है।
और सारे नेता विपक्षी आजकल चिल्ला रहे हैं ओबीसी ओबीसी, पिछड़ा पिछड़ा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। तो अब अल्पसंख्यक की कोई बात नहीं कर रहा है, अब सब पिछड़े की बात कर रहे हैं, एससी की बात कर रहे हैं, एसटी की बात कर रहे हैं। तो देखिए अब ये याचिका दाखिल हो गई पटना हाई कोर्ट में, तो अब कोर्ट का क्या निर्णय आता है। पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसको अभी एक स्टेट ने डिफाई किया है, कल को दूसरा स्टेट डिफाई करेगा, तीसरा कल को क्या होगा, सेंटर का रुख क्या होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। दूसरी बात की बात तो सब कह रहे हैं आरक्षण 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 आरक्षण, लेकिन सवाल ये है कि नौकरी कितनी है। हालांकि बिहार में अगर हम बात करें, बिहार में जहाँ पे नीतीश कुमार ने ये लागू किया 65%, तो वहाँ पर उन्होंने नौकरी दी है, सरकारी नौकरी। अभी 1 लाख से ऊपर 1.25 लाख करीब टीचरों की भर्ती की उन्होंने। तो जाहिर सी बात है उसमें आरक्षित वर्ग से जो है काफ़ी युवक और युवतियों का सिलेक्शन हुआ होगा, जनरल वर्ग से भी काफ़ी लोगों का हुआ है। लेकिन बिहार की बात छोड़ दें तो अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें या दूसरे स्टेट्स की बात करें या सेंटर की बात करें, तो कितनी सरकारी नौकरियां हैं जिसमें आरक्षण लागू होने से या 75% आरक्षण लागू होने से लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। ये एक शोध का विषय है, ये एक बहस का विषय है। बहरहाल आप इस पर सोचिए, समझिए और तेल देखिए, तेल की धार देखिए, जातिवाद वर्सेज हिंदुत्व का मुकाबला देखिए दोनों में से क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर, ये दोनों फैक्टर अगले लोकसभा चुनाव तक रह पाते हैं, नहीं रह पाते हैं, कोई नया मुद्दा उभर कर सामने आता है, मोदी जी और अमित शाह के तर्कस में कोई नया तीर, कोई नया ब्रह्मास्त्र निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। चुनाव का रिजल्ट का इंतज़ार करिए, 3 दिसंबर के बाद से देश की राजनीति बदलने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ, इस बदलती हुई राजनीति पे बराबर हमारी नज़र बनी रहेगी और हम आप तक सारी चीज़ें पहुंचाते रहेंगे। और आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आप हमारा चैनल देखते हैं और बड़े प्यार से देखते हैं। और पिछले 2-4 दिनों से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मेरे चैनल को। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर 10,000 लोग देखते हैं तो उसमें 1,000 लोग भी जो है उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, 200-400-500 लोग करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप मेरे चैनल को, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, आप हमारे वीडियो को देखा आपने, तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपसे गुजारिश है, विनती है। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।